यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न मायूस हो न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एनजे चौधरी हिंदी साहित्य और संपूर्ण व्याकरण में। आज हम पढ़ेंगे इतिहास लेखन की परंपरा। प्यारे विद्यार्थियों, हम आज शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा और हम हिंदी साहित्य को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और बिल्कुल विस्तृत तरीके से, बिना किसी जल्दबाजी के। तो आप बिल्कुल बने रहिए, अपनी कॉपी पेन लेके, साथ में आप नोट कर सकते हैं। तो हम एक एक टॉपिक पर विचार करते हुए अच्छे से इसको शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा। और हो सके तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि हिंदी साहित्य हम बिल्कुल विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो घर से ही पढ़ाई करते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें हिंदी साहित्य आता है, और कई बेटियां बहनें ऐसी हैं जो कोचिंग नहीं जा पाती हैं। तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी रहने वाली है, तो प्लीज उन तक पहुंचाइए। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का सूत्रपात 19वीं शताब्दी से होता है। कब से? 19वीं शताब्दी से। इससे पूर्व ऐसा नहीं था कि कवियों या लेखकों के बारे में नहीं लिखा गया था, लेकिन क्योंकि पहले काव्य, लेकिन उससे पहले भी लिखा गया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से। इससे पूर्व मध्यकाल में गोकुलनाथ कृत, क्योंकि गोकुलनाथ जी की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। अब इसमें बहुत प्रश्न आपके और भी क्लियर होते चलेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि 84 वैष्णव वार्ता किसकी है, 200 वैष्णव की वार्ता किसकी है। तो गोकुलनाथ कृत किसकी है? गोकुलनाथ जी की। उसमें 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता उसमें, और नावादास की रचना है भक्तमाल उसमें, और कालिदास त्रिपाठी की रचना है कालिदास हजारा आदि में अनेक कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय मिल जाता है। ये कब से? 19वीं शताब्दी से पहले। पर व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य के लेखन की जो परंपरा 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, क्योंकि इनमें इतिहास लेखन कालिक क्रम अनुसार नहीं किया गया। इसीलिए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ उनका परिचय और व्यक्तित्व का, कृतित्व का परिचय दे दिया जाता था, पर ये नहीं था कि किसी निश्चित किस काल क्रम के कवि हैं और इनकी विशेषता क्या है। तो इस तरह से और व्यवस्थित रूप से इनको नहीं लिखा गया, इसीलिए इन्हें साहित्य ग्रंथ नहीं माना जा सकता। अब जो हिंदी में साहित्य लेखन की परंपरा प्रारंभ होती है वो होती है फ्रेंच भाषा में। सबसे पहला जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में जो सबसे पहला ग्रंथ था वो था इत्सवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, और ये गार्सा द तासी से प्रारंभ होता है। गार्सा द तासी फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा है। फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य का लेखन प्रारंभ हुआ गार्सा द तासी से। गार्सा द तासी, इनका ग्रंथ था इत्सवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी। इत्सवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी। थोड़ा सा याद करने के लिए आप कर सकते हैं एतवार दला। भी मेरे पास मेरे स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश से हैं, और अगर किसी को ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश का सा आप इसमें बता रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि मेरे विद्यार्थी जिस भाषा में समझेंगे उसमें पढ़ाना मुझे जरूरी है। तो इत्सवार, थोड़ा ध्यान में, एतवार, इत्सवार, दला, डला, तो टोकरी होती है ना, गांव में कहते हैं ना उसको डला। तो इत्सवार, दला, लिटरेचर, जैसे लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर, एंदुई, एंदुस्तानी, एंदुई एंदुस्तानी तो आराम से याद हो जाए। इत्सवार, दला, लिटरेचर, एंदुई, एंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ग्रंथ को 2 भागों में बांटा गया है, हिंदी और इसका जो प्रथम भाग है वह 1839 में और दूसरा 1847 में प्रकाशित। तो खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि इत्सवार, दलाल, लिटरेचर, एंदुई, हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है और गारसा दासी का जो ग्रंथ है उसको कितने भागों में बांटा गया है, या प्रथम प्रकाशन कब हुआ, द्वितीय प्रकाशन कब हुआ। तो पहला 1839 में और दूसरा 1847 में। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम, जिसमें कभी ये लेखक के वर्ण के नामों के प्रथम वर्ण से क्रम बनाया जाता है, तो उस वर्णानुक्रम से प्रस्तुत किया गया था। और गारसा दासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। काल विभाजन का इसमें कोई प्रयास नहीं हुआ है। 738 कवियों का इसमें परिचय दिया गया और उसमें से हिंदी के मात्र 72 कवि, 72 कवियों का इसमें परिचय है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, खूब पूछा गया है प्रश्न, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने इन हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया 1953 में। 1953 में 3 सन इसकी याद करनी है। 1839 में प्रथम भाग का प्रकाशन, 1847 में द्वितीय भाग का प्रकाशन और 1953 में लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय के द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया गया। आप इसको नोट कर सकते हैं, उम्मीद करती हूं दिख रहा होगा आपको। तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना गया है और उससे पूर्व में 200 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता में इस और नावादास कृत भक्तमाल में, कालिदास त्रिपाठी कृत, कालिदास हजारा में अनेक कवियों के कृतित्व और व्यक्तित्व का वर्णन तो मिलता है, पर कालक्रम अनुसार वर्णन नहीं मिलता, इसलिए इनको साहित्य ग्रंथ नहीं माना जाता। सबसे पहले हमने लिया गारसा दासी, उनके ग्रंथ का नाम है इत्सवार, दलाल, लिटरेचर, एंदुई, हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में है और हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। 2 भागों में बांटा गया है, 1839 और 1847 में। इनके प्रथम भाग का 1839 में और द्वितीय भाग का 1847 में प्रकाशन हुआ। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम पद्धति में किया गया। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें 738 कवियों के कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय दिया गया, लेकिन इसमें हिंदी के 72 कवि थे। लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने 1953 में हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से इसका प्रकाश। शिव सिंह सेंगर, उससे पहले हमने पढ़ा गारसा दासी, उनका ग्रंथ था इत्सवार, दलाल, लिटरेचर, एंदुई, हिंदुस्तानी। अब हम पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर, इनका ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। गारसा दासी के ग्रंथ के 2 भागों का प्रकाशन 1839 और 1847 में। अब आइए शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का प्रकाशन 1883 में। ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज। 1003 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र और उनकी साहित्यिक कृतियों एवं कविताओं के उदाहरण इन्होंने दिए। कितने? 1003। सभी कवियों का रचना काल और जन्म काल भी इन्होंने दिया, यद्यपि आज उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय हैं। और गारसा दासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। हिंदी कविता संबंधी जानकारी को एक स्थान पर एकत्रित इन्होंने किया, ये इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि इनका जो साहित्य लेखन की
परंपरा थी, उनका जो साहित्य लेखन था वो कालक्रम के आधार पर नहीं था। इसलिए इनका जो महत्वपूर्ण योगदान इसी बात के लिए माना जाता है कि इन्होंने एक स्थान पर हिंदी कविता संबंधी जानकारी को एक स्थान पर एकत्रित करने का कार्य किया। अब आते हैं, अब हम पढ़ेंगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इससे पहले ये तीसरा है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गाडसे दत्तासी का इत्सवार दलाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, और अब तीसरा सर जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से 1888 में इसका प्रकाशन हुआ। 1888 में इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम में वर्गीकृत किया गया था। दोनों में क्या था, जो पहले लिखे गए उनमें वर्णानुक्रम पद्धति थी और इसमें कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इनमें केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया था। इसमें संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, उर्दू, फारसी सभी तरह के कवियों को निकालकर केवल और केवल हिंदी के कवियों को इसमें स्थान दिया गया था। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ को 11 अध्याय में विभक्त किया है और सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इन्होंने कहा था। तो प्रश्न कई बार इस तरह से आता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? तो वो कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डॉक्टर किशोरी दास गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु, इनका नाम कई बार पूछ भी लेते हैं कि ये 3 बंधु भाई श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी। आ जाता है मिश्र बंधुओं में से कौन सा नहीं है, तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1913 में और बाकी के 3 भाग 1934 में। लगभग 5000 कवियों को स्थान देकर उन्होंने सारे रचना काल को 8 कालखंडों में बांटा है। विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया है, उनका परिचय दिया है और उनके साहित्यिक महत्व को उजागर इन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद में किया है। तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास भी इन्होंने किया है कि उनकी तुलनात्मक कवियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिससे क्या है कवियों की श्रेणी बनाने का प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है कि रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ यानी मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। तो प्रश्न आ जाता है, एक तो ऐसे ही आ सकता है कि यह कथन किसका है, दूसरा रामचंद्र शुक्ल ने किससे, कौन से ग्रंथ से रीतिकाल के कवियों को का परिचय लिखने में मदद ली, तो वो आ जाएगा मिश्र बंधु विनोद। तो अब हमने पढ़ा मिश्र बंधु विनोद, इनका किसकी रचना है, मिश्र बंधुओं की, 4 भागों में प्रकाशित हुआ। 5000 लगभग 5000 कवियों का इन्होंने परिचय दिया है, इसमें 8 कालखंडों में बांटा है और रामचंद्र शुक्ल ने इनके ही ग्रंथ से यानी मिश्र बंधु विनोद से विवरण लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और वह भी हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इन्हें लिखा था। बाद में 1929 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ।
आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। वहां की व्यक्ति किस तरह से सोचते हैं, विचारते हैं, उनकी जो चित्तवृत्ति होती है, वृत्तियां होती हैं, उनके सोचने के तरीके होते हैं, वो उनका संचित प्रतिबिंब होता है। वहां का जो परिवेश होता है, वहां के जो विचार होते हैं, वो जहां उनकी संचित प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी जैसे वहां के व्यक्ति, जैसा वहां का समाज, वैसा ही साहित्य होता है। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित यानी मिली हुई चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसा साहित्य वैसा समाज, जैसा समाज वैसा साहित्य। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब, चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। और जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जैसे जनता की यानी व्यक्तियों की जो सोचने समझने की जो तरीके बदलते, उसी तरह से साहित्य में परिवर्तन आ जाता है। उस तरह से सोचिए जैसे अपने जो समाज था एक रिदम में बह रहा था, सारी चीजें चल रही थी, तो कभी कोई किसी पे कविता लिख रहा है, कुछ लेखक किसी भी उस पर लिख रहे हैं। लेकिन जैसे कोरोना आया तो कोरोना पे फोकस हुआ, तो उस समय जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आया, तो साहित्य में भी परिवर्तन आया। उसी तरह से साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। जैसे जैसे समाज में जो कुछ भी घटनाएं घटित होंगी, साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो क्या कहेंगे, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। आदि से यानी प्रारंभ से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए कि किस तरह से किस काल में क्या जनता की चित्तवृत्तियां रही, साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह शुक्ल जी की प्रसिद्ध कथन है। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान इनका काल विभाजन के संबंध में है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब काल विभाजन उन्होंने किस तरह से किया है, वो हम काल विभाजन पढ़ेंगे जब सभी काल विभाजन साथ में पढ़ेंगे कि किस किस विद्वान ने कौन कौन सा काल विभाजन। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनकी रचनाएं। प्रथम भाग 1938 में प्रकाशित करवाया। इनकी जो योजना थी 2 भागों में प्रकाशित करने की थी। प्रथम भाग 1938 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हो पाया। जो भाग प्रकाशित हुआ उसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का साहित्य मिलता है। ये ग्रंथ भक्ति काल तक का ही है। चूंकि राम कुमार वर्मा जी कवि थे, तो इन्होंने कवियों के मूल्यांकन में सहृदयता का परिचय दिया है। अब तक हमने पढ़े गार्सद तासी, शिव सिंह, सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से हिंदी साहित्य की भूमिका इनका इतिहास ग्रंथ नहीं है, पर इसमें लिखे गए निबंध लेखों से हिंदी साहित्य का व्यवस्थित स्वरूप उभर कर आता है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 18 खंडों द्वारा हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। मूल ढांचा आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित था और 6वें खंड का डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, जिसका शीर्षक है रीतिकाल। ये प्रश्न बहुत आते हैं और इसमें 18 खंड है और 16 खंडों पर विवाद है, लेकिन आरपीएससी ने इसमें 18 खंड माने थे फर्स्ट ईयर एग्जाम में, तो ये 18 खंड मैंने करा है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 18 खंडों द्वारा हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को प्रकाशित करने की योजना ही बनाई गई थी और मूल ढांचा हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है उस पर आधारित है और डॉक्टर नगेंद्र ने इसके 6वें खंड को लिखा था, जिसका शीर्षक है रीतिकाल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास
1965 में, जिसमें उन्होंने आचार्य द्विवेदी जी के बारे में लिखा था कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हैं। अभी आपसे पूछा जा सकता है ये कथन किसका है, तो ये आपको याद रखना है, ये कथन है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का, और इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हमने पढ़ा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ओके, अन्य साहित्यकार डॉक्टर भागीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, रीतिकाल की भूमिका, परशुराम चतुर्वेदी, उत्तर भारत की संत परंपरा, डॉक्टर प्रभुदयाल मित्तल, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत एवं साहित्य, आचार्य विश्वनाथ मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत, टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य, राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, डॉक्टर चतुर सेन, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अब देखिए इसमें एक चीज बताती हूँ, इनको क्या है, मान लीजिए कि किसी पर रखकर याद कीजिए और थोड़ी सी उससे मिलती जुलती कोई चीज उस पर रख लीजिए, तो उसे क्या जल्दी याद हो जाती है। देखो एक चीज जैसे बताओ, आचार्य चतुर सेन, अब हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो नाम है, अब कितने चतुर बने, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, वही नाम इन्होंने रख लिया, तो चतुर बने चतुर सेन, तो आचार्य चतुर सेन, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये याद रहेगा। अब जैसे बच्चन सिंह का याद करना है, तो आधुनिक, जैसे अमिताभ बच्चन पर चले जाओ, वो कैसे आधुनिक, तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, चतुर सिंह ने हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी है, तो राम कैसे थे, बहुत ही संवेदनशील, मतलब बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, ऐसे थे, तो उनका लिखते थे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो उनमें अधिक हो गया था संवेदनाओं का विकास, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब जैसे टीकम सिंह तोमर है, तो टीकम सिंह तोमर तो वीरता की सी बात आती है, तो हिंदी वीर काव्य। इस तरह से किसी न किसी उस पर रखकर हम सारे इतिहासकार और उनके ग्रंथ याद कर लेते, क्योंकि हम आगे बहुत सरलता रहेगी कि जैसे पूछ लिया जाता है कि ये ग्रंथ किसका है, ये किसका है। अब देखो जैसे बना लो ब्रजेंद्र स्नातक बीए कर रहे हैं, कॉलेज वाले, तो कॉलेज वाले राधा कृष्ण की चलती रहती हैं चीजें, तो राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत एवं साहित्य। अब वैसे सीधे याद कर सके या फिर अपने दिमाग में कुछ खिचड़ी पका के और उस तरह से किसी रख के ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, अब परशुराम, लक्ष्मण परशुराम संवाद थोड़ा सा याद करिए, और उस हिसाब से उत्तर भारत की संत परंपरा है, तो उनको ब्राह्मण समझ रहे थे लक्ष्मण, तो उसको कर लीजिए संत, उत्तर भारत की संत परंपरा किसका, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का। तो चीजें किसी उस पर रख के याद करते हैं, उससे क्या है, वो जब एग्जाम देते हैं तो घुलता मिलता नहीं है, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वो बना लीजिए, आपको ज्यादा आसानी रहेगी कि आप किस तरह से याद करते हैं, क्योंकि इसमें स्वयं का चलता है कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। रचनाएं आपके आगे हैं, तो अब आगे हम पढ़ेंगे उसका काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो बने रहिए।